हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन बात करेंगे हाउ फास्टिंग। फास्टिंग मतलब भूखा रहना और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है? लगभग 12 से 16 घंटे दिन में फास्ट रखना। इन ए डे इन 8 आवर क्या करनी है? फीड करनी है। 8 आवर फीड मतलब 8 घंटे के अंदर खाना खाना और 12 से 16 घंटे क्या रहना? फास्टिंग में रहना, मतलब भूखे रहना। ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है पूरे दिन भूखे रहना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, या फिर कई लोग व्रत रखते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को खाना खाते हैं पूरे दिन भूखे रह के। ठीक है ना? तो फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या बेनिफिट है अपने बॉडी के लिए? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है हेल्प इन स्लो डाउन एजिंग। स्लो डाउन एजिंग मतलब आपकी एज को स्लो डाउन कर देगी। आप धीरे धीरे बुढ़े हो गए। कई लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो 20 साल के, लेकिन वो लगते 25 साल के, क्योंकि उनकी उम्र क्या तेजी से बढ़ रही है। वो ज्यादा बुढ़े लगने लग जाते हैं, उनके बाल सफेद होने लग जाते हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग होने लग जाती है उनके बालों की, उनकी स्किन पे झुर्रियां पड़ने लग जाती जल्दी। तो उन लोगों की क्या है, एजिंग फास्ट हो रही है। और कई लोग क्या होते हैं 40 साल के होते हैं, लेकिन लगते कितने साल के? 35 या 30 साल के, क्योंकि उनकी एजिंग क्या स्लो डाउन हो रही है। अब ऐसे क्या फायदा होता है फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से कि एजिंग स्लो डाउन होगी? ये अपन को समझना चाहिए कि पुराने जमाने में लोग जैसे ऋषि मुनि या जो भी कई लोग होते हैं, वो कई समाज जैसे जैन धर्म है या मोमडन होते हैं जो रोजे रखते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि ये लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। पहले के लोग क्या रखते थे, व्रत रखते थे, मतलब एक दिन खाना नहीं खाते थे या 7 दिन खाना नहीं खाते थे। नवरात्रा करते हैं हिंदू, उसमें क्या करते हैं, वो 7 दिन फास्टिंग करते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है? उसका साइंटिफिक बेनिफिट है, अपने बॉडी में क्या होते हैं, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ जीन। अपने बॉडी में सर्टेन काइंड ऑफ जीन होते हैं, उनका नाम क्या होता है? सर्ट्यून्स। क्या नाम होता है? सर्ट्यून्स नाम होता है, विच प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स। सर्ट्यून्स कितने टाइप के होते हैं? 1 से 7 टाइप के होते हैं, मतलब 7 टाइप के सर्ट्यून्स होते हैं अपने बॉडी में, जो किसके थ्रू बन रहे हैं? सर्ट्यून जीन्स के थ्रू। अब रिसर्च में ये शो हुआ है कि डिक्रीज सर्ट्यून्स, ये सर्ट्यून जितने डिक्रीज होंगे उतनी ही लाइफ स्पान डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अपनी बॉडी में सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स का लेवल डिक्रीज होगा तो अपनी लाइफ स्पान भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस लाइफ स्पान। तो कुल मिला के क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो किसके थ्रू बन रहे हैं? सर्ट्यून जीन के थ्रू बन रहे हैं। वो होते हैं 7 तरीके के। अब रिसर्च में शो किया गया है कि अगर सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे तो लाइफ स्पान डिक्रीज होगी, मतलब लाइफ स्पान छोटी हो जाएगी। और अगर सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो लाइफ स्पान बढ़ जाएगी। अब अपन कुल मिला के क्या करना है कि वी नीड टू बूस्ट आवर सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स, मतलब अपने बॉडी में जो सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल है उनको बूस्ट करना है, यानी कि इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज कैसे किया जाए? ये होता है फास्टिंग के थ्रू। इसलिए फास्टिंग जरूरी है। फास्टिंग क्या करती है? सर्ट्यून्स जीन, ये जो सर्ट्यून्स जीन्स है, जो सर्ट्यून्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्टिवेट करती है। उस जीन को क्या चीज एक्टिवेट कर रही है? फास्टिंग। इसलिए फास्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब फास्टिंग कैसे सर्ट्यून्स जीन को एक्टिवेट कर रही है, मैं बताता हूँ कैसे करती है। अब रिसर्च फाउंड दैट दिस जीन एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज नॉट इनफ ग्लूकोज, लो एनर्जी एंड प्रोटीन लेवल इन अवर बॉडी एंड ब्लड। बॉडी का मतलब है ब्लड के अंदर, इन ब्लड। रिसर्च हुई थी, मतलब कई जानवरों में रिसर्च हुई है, जैसे फ्रॉग, जैसे चूहों के अंदर हुई है, ईस्ट के अंदर हुई है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में एक रिसर्च हुई है। उसमें पता लगा कि ये जीन एक्टिवेटेड, कौन से जीन? जो सर्ट्यून्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्ट्यून्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीन, सर्ट्यून्स प्रोड्यूस करने वाले जीन। सर्ट्यून्स क्या है? एंटी एजिंग है, ये एजिंग को स्लो डाउन करते हैं। रिसर्च में पता लगा दीज व्हेन देयर इज नॉट इनफ ग्लूकोज, ये जीन तब एक्टिवेट होते हैं। कौन से जीन? जो सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। सर्ट्यून्स कितने तरीके के होते हैं? 7 तरीके के। ये जीन तब एक्टिवेट होंगे जब अपनी बॉडी के अंदर इनफ ग्लूकोज नहीं होगी। इनफ ग्लूकोज यानी अपनी बॉडी लो एनर्जी मोड में रहेगी। एंड प्रोटीन लेवल इन अवर बॉडी, इन अवर बॉडी का मतलब क्या है? अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अपने ब्लड में जब प्रोटीन और ग्लूकोज का लेवल कम होगा, देन सर्ट्यून्स एक्टिवेटेड। सर्ट्यून्स एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है और प्रोटीन लेवल भी डिक्रीज है ब्लड के अंदर,
तब क्या हो रहा है, सर्ट्यून्स को प्रोड्यूस करने वाले जीन क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जीन एक्टिवेटेड हो रहे हैं व्हेन देयर इज नॉट इनफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स इन आवर ब्लड। जब अपने ब्लड में इनफ ग्लूकोज और प्रोटीन नहीं है, मतलब जब अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है और प्रोटीन की मात्रा कम है, तब ये जीन स्टिमुलेट होते हैं। और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये सर्ट्यून्स मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं और दे डिक्रीज एजिंग। और फिर ये क्या करते हैं, एजिंग को डिक्रीज करते हैं। कौन, सर्ट्यून्स। तो कुल मिला के अपन को क्या याद रखना है, ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड के अंदर कम रहेगा और प्रोटीन का लेवल कम रहेगा तो सर्ट्यून्स को प्रोड्यूस करने वाले जीन एक्टिवेट होंगे, सर्ट्यून्स प्रोड्यूस होंगे और सर्ट्यून्स क्या करेंगे, एजिंग को स्लो डाउन कर देंगे। अब ग्लूकोज का लेवल कब कम होगा ब्लड के अंदर, जब ग्लूकोज कहां से आ रही है, ग्लूकोज आ रही है खाना खा रहे हैं तब। जब खाना खाते हैं अपन, खाने के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब अपन खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज के अंदर। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं डाइजेशन के थ्रू, पेट में, पेट और इंटेस्टाइन में। और फिर ये ग्लूकोज ब्लड में चल जाती है और फिर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज। समझ में आ रही है ना। तो जितना ज्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट यानी खाना खाएंगे उतना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है ना। इसलिए फास्टिंग इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट अपन कम खाएंगे। फास्टिंग टाइम में क्या होगा, अपन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे। जब अपन भूखे हैं तो अपन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा तो फिर कौन एक्टिवेट होंगे, सर्ट्यून्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सर्ट्यून्स एक्टिवेट होंगे। और सर्ट्यून्स का क्या फंक्शन बताया था मैंने, ये एंटी एजिंग होते हैं। एंटी एजिंग का मतलब ये एजिंग को स्लो डाउन कर देंगे। समझ में आ रही है ना। इसलिए पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, एक एक महीने या 15-15 दिन क्या रहते थे, समाधि में रहते थे। जब वो समाधि में रहते थे तो वो ना तो खाना खाते थे ना पानी पीते थे, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहता था, कम रहता था और सर्ट्यून्स एक्टिवेट हो जाते थे। इसलिए आपने देखा होगा कई नागा साधु होते हैं, वो 120-200 साल उम्र होती है उनकी, लेकिन उनकी उम्र का पता नहीं लग पाता अपन उनको देख के। क्यों नहीं पता लग पाता, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक क्या रहते हैं, समाधि में रहते हैं। और समाधि के टाइम पे वो ना तो खाना खाते हैं, ना पानी पीते, ना कुछ लेते हैं, केवल मेडिटेशन करते हैं वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में सर्ट्यून्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और सर्ट्यून्स का लेवल इंक्रीज होगा तो सर्ट्यून्स क्या करेंगे, एजिंग को स्लो डाउन कर देंगे। इसलिए फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग इंपॉर्टेंट है। सारे दिन खाता नहीं रहना चाहिए वो इंसान को। सारे दिन खाएगा तो उसमें क्या रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा हमेशा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल का एक और नुकसान है। क्या नुकसान है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहने का, वो करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होगी, पेशेंट को डायबिटीज। तो ज्यादा खाना खाने से कई नुकसान है, जिससे क्या होता है, सर्ट्यून्स का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा खाना खाओगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहेगा। एक तो ये नुकसान है। और दूसरा क्या नुकसान है, दूसरा नुकसान है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। और क्या होगा, मोटापा छाएगा ज्यादा ग्लूकोज से। ज्यादा ग्लूकोज से क्या होगा, लाइपोजेनेसिस होगी। तो क्या होगा, आदमी मोटा हो जाएगा ज्यादा मीठा खाने से। तो इसलिए कहते हैं खाना हमेशा क्या, कम खाना खाने से कोई आदमी मरता नहीं है, लेकिन ज्यादा खाना खाने से आदमी मर जाता है। कैसे मरता है, अलग अलग बीमारियों से, डायबिटीज, उसकी एजिंग ज्यादा होने लग जाएगी तो जल्दी बुढ़ा होगा तो जल्दी मरेगा। तो इसलिए खाना हमेशा कम खाना चाहिए और फास्टिंग करनी चाहिए महीने में कम से कम 5-6 बार। अब सर्ट्यून्स को कई और चीजें भी एक्टिवेट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज एक्टिवेट कर रही है, फास्टिंग। फास्टिंग कैसे कर रही है, फास्टिंग लो ब्लड ग्लूकोज लेवल से। और क्या कर सकती है, कई खानों के अंदर कई चीजें मिलती है जो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करती है। एक होती है रेड वाइन। रेड वाइन का नाम सुना होगा, दारू होती है। उसके अंदर एक कंपाउंड होता है रिवोनेस्ट्रोल। ये क्या करता है, कंपाउंड सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करता है। तो रेड वाइन के अंदर एक कंपाउंड होता है जो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करता है, ये रेड वाइन में। तो सर्ट्यून्स एक्टिवेट होंगे तो एजिंग स्लो डाउन होगी। तो कई लोगों से कहते हो सुना होगा आपने कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है क्योंकि वो सर्ट्यून्स को एक्टिवेट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सेहत के लिए अच्छी होती है तो रेड वाइन की बोतलें पी गए। क्योंकि रेड वाइन क्या होती है, सबसे ज्यादा एल्कोहल होती है रेड वाइन के अंदर, 40 से 45% एल्कोहल होती है रेड वाइन में। तो एजिंग तो स्लो डाउन हो जाएगी इंसान की, लेकिन लीवर खराब हो जाएगा। लीवर डैमेज करती है रेड वाइन ज्यादा पीने से। इसलिए रेड वाइन पीने की बजाय क्या करनी चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग से भी सर्ट्यून्स एक्टिवेट होते हैं। क्यों, क्योंकि फास्टिंग से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहती है, डिक्रीज रहती है। तो उससे सर्ट्यून्स एक्टिवेटेड रहते हैं।
इसलिए रेड वाइन से अच्छा है कि आप फास्टिंग करो। ये तो मैंने बता दिया क्योंकि रिसर्च हुई है, उसमें पता लगा है कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जो सर्टोनिन्स को एक्टिवेट करना है। मेरे हिसाब से रेड वाइन नहीं पीनी चाहिए क्योंकि रेड वाइन की एडिक्शन है। आप थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत ज्यादा पीने लग जाओगे, उससे क्या होगा, आपका लीवर डैमेज होगा। और क्या चीज एक्टिवेट करती है सर्टोनिन्स को? क्रुकुमिन। क्रुकुमिन क्या होता है? टर्मरिक में होता है, ये भी एक्टिवेट करता है सर्टोनिन्स। और एक ब्लूबेरीज होती है, ब्लूबेरीज में भी एक कंपाउंड होता है जो रेड वाइन में मिलता है, उस तरीके का कंपाउंड होता है, सेम कंपाउंड नहीं होता, वो भी सर्टोनिन्स को एक्टिवेट करता है। अब सर्टोनिन्स क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं एजिंग को। और एक और चीज एक्टिवेट करती है सर्टोनिन्स को, स्लीप। स्लीप के टाइम में क्या रिलीज होता है? मेलाटोनिन। ये भी एक्टिवेट करता है एजिंग को। ये भी किसको एक्टिवेट करता है? सर्टोनिन्स को एक्टिवेट करता है और फिर एजिंग डिक्रीज हो जाती है। अब सर्टोनिन्स कैसे काम करते हैं ये देखना जरूरी है। सर्टोनिन्स काम कैसे करते हैं? सर्टोनिन अभी मैंने क्या बताया, डिक्रीज एजिंग कैसे करते हैं? तो डीएनए रिपेयर करते हैं। डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर का क्या मतलब है? जब सेल डिवाइड करता है तो 1 से 2 बनते हैं, फिर 2 से, इससे 2, फिर इससे 2। तो उस टाइम क्या करता है डीएनए? क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। सेल डिवीजन से पहले, जब माइटोसिस होगा उससे पहले क्या होगा? सेल को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। क्या? सेल के अंदर जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा सेल को डिवाइड होने से पहले। उस वो कब होता है? एस फेज में होता है रेप्लिकेशन, सेल साइकिल की एस फेज में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब मान लो रेप्लिकेशन करते समय, फोटोकॉपी करते समय, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की फोटोकॉपी करके दूसरे सेल में ट्रांसफर करना। अब रेप्लिकेशन करते समय क्या हो सकता है? डीएनए में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उसको रिपेयर करने के काम में आता है सर्टोनिन्स। अब मान लो कोई दूसरे डीएनए में गलत डीएनए चल गया, मतलब उसका रिपेयर नहीं हो पाया डीएनए रिपेयर ढंग से, तो क्या होगा? वो सेल खराब हो जाएगा और वो सेल डेड हो जाएगा। और अगर अपने बॉडी के सेल अगर खत्म होने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा? अपनी एजिंग भी ज्यादा होने लग जाएगी। तो डीएनए रिपेयर करना जरूरी है अगर डीएनए में कोई खराबी हो तो। उस डीएनए रिपेयर को कौन एक्टिवेट करता है? सर्टोनिन्स एक्टिवेट करते हैं। और क्या करते हैं सर्टोनिन्स? मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं और सेनेसेंस को डिक्रीज करते हैं। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा को डिक्रीज करते हैं। बुढ़ापे को कैसे डिक्रीज करते हैं? सेलुलर एजिंग को डिक्रीज करके। अपनी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। ये तो ये क्या करते हैं सर्टोनिन्स? सेलुलर एजिंग को डिक्रीज करते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं? डिक्रीज टीलोमियर शॉर्टनिंग प्रोसेस। टीलोमियर क्या होता है? टीलोमियर क्रोमोसोम के एंड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम के एंड पे क्या रहते हैं? टीलोमियर। ये रिपीटेड सीक्वेंस होती है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। कैसे काम करते हैं? सेनेसेंस को कैसे डिक्रीज करते हैं? सेलुलर सेनेसेंस को डिक्रीज टीलोमियर शॉर्टनिंग प्रोसेस। अब मैं समझाता हूँ। जैसे सेल डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, तब यहाँ पे क्या होते हैं? टीलोमियर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के एंड्स पे। तो हर रेप्लिकेशन के टाइम मान लो डीएनए 10 बार रेप्लिकेट किया, तो ये क्या होता है? टीलोमियर्स होते हैं क्रोमोसोम के एंड पे। टीलोमियर्स क्या होते हैं? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। मतलब रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती है क्रोमोसोम के एंड्स पे। जितनी बार सेल डिवाइड करता है उतनी बार क्या होते हैं? टीलोमियर छोटे होते जाते हैं। हर डिवीजन के साथ टीलोमियर छोटा होता जाता है। आखिरी में जाके मान लो 60 से 70 डिवीजन के बाद क्या होगा? टीलोमियर इतना छोटा हो जाएगा कि सेल अरेस्ट हो जाएगा, सेल साइकिल वहीं अरेस्ट हो जाएगी। मतलब अब सेल डिवाइड नहीं कर सकता आगे, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए टीलोमियर की एक फिक्स लेंथ चाहिए। उस लेंथ से छोटा हो जाएगा ना जब टीलोमियर, ये जो टीलोमियर की सीक्वेंस इस लेंथ से जब छोटी हो जाती है, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं कर पाता आगे, तो सेल क्या हो जाएगा? बुढ़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो सेल बुढ़ा हो जाएगा। तो क्या करता है ये सर्टोनिन्स? इस टीलोमियर शॉर्टनिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। जितना धीरे धीरे टीलोमियर छोटा होगा उतनी ही धीरे धीरे एजिंग होगी। समझ में आ रही है ना? तो जितनी धीरे धीरे टीलोमियर की शॉर्टनिंग होगी उतनी ही धीरे धीरे क्या होगी? एजिंग होगी। तो ये सर्टोनिन्स क्या करते हैं? डिक्रीज टीलोमियर शॉर्टनिंग प्रोसेस। और क्या करते हैं? ऑटोफेगी और एपोप्टोसिस को डिक्रीज करते हैं। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, उसको भी डिक्रीज करते हैं। जब सेल की डेथ कम होगी तो सेलुलर एजिंग कम होगी, सेलुलर एजिंग कम होगी तो अपनी एजिंग भी कम होगी। तो सर्टोनिन्स ऐसे काम करते हैं। और सर्टोनिन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं? फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और कैसे एक्टिवेट होते हैं? और एक्टिवेट होते हैं कई फूड्स के अंदर होते हैं कंपाउंड्स कुछ, जैसे ब्लूबेरीज में होता है कोई कंपाउंड,
और हल्दी में होता है क्रुकुमिन कंपाउंड, वो एक्टिवेट करते हैं। और क्या होता है, रेड वाइन के अंदर होता है रिवोरेस्ट्रोल कंपाउंड, वो भी एक्टिवेट करता है किसको, सर्टिन्स को। लेकिन रेड वाइन में पीने की सलाह नहीं देता, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका है सर्टिन्स को एक्टिवेट करने का फास्टिंग। समझ में आ रही है ना कि फास्टिंग की वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है बॉडी में, और जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो सर्टिन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे स्लो डाउन करती है एजिंग को। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।